Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम पिछले सेशन में आपको बता रहे थे टीडीएस के कुछ नए चीज़। दोस्तों, मैं राजेश खवाड़े फिर एक बार आपसे जुड़ रहा हूं और अब हम बात करेंगे इनकम टैक्स के जो नए रूल्स आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी लेजिस्लेशन से पास हो चुका है, राज्यसभा में भी पास हो गया है, लोकसभा से भी पास हो गया। मिसेस निर्मला सीतारमन जी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हैं कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड ये रूल लागू होने वाला है। तो दोस्तों, इसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस सेशंस को छोटा रखते हुए, कम्पैक्ट रखते हुए आपको इस पर्टिकुलर लॉ के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। यूजुअली क्या है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो पुराने टाइम का बना हुआ है और जो हमारा इनकम टैक्स का लॉ है वो 1961 से इम्प्लीमेंट हुआ है। 1 अप्रैल 1962 से ये ऑन फ्लोर आया, उससे पहले ये लॉ बन चुका था। अब जो पुराने लॉज बनाने वाले थे वो बेसिकली इसमें ना लर्नेड लैंग्वेजेस को लिखे हैं, जो कि एक आम आदमी के लिए समझ पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे ही वर्ड हैं जो कि आम आदमी नहीं समझ पा रहे हैं, जिसका कि बेनिफिट जो है लॉयर्स लिया करते हैं या एक्सपर्ट जो होते हैं उस फील्ड के, वो ये बेनिफिट लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये लॉ का चेंजेस जो हुआ, जो इनकम टैक्स के रूल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो चेंज किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो इसकी पैरवी करके इसको पार्लियामेंट से पास कराया है, इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद वेरी सिंपल है। एक वर्ड है सिंपल, तो इसका मकसद है सिंप्लिसिटी के लिए। अब ये सिंपल क्या है बेसिकली? तो अभी जो हमारा इनकम टैक्स का लॉ है उसको, उसके हर रूल्स को समझ पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो वर्ड यूज़ किया गया है वो टोटली एक लेजिस्लेटिव वर्ड है, एक लॉ से रिलेटेड लीगल वर्ड्स को यूज़ किया। तो इसमें सबसे पहले सिंप्लीफिकेशंस क्या किया गया है, इसको सिंप्लीफाइज एज इजी एज अंडरस्टैंडेबल टू द जनरल पीपल, एक आम आदमी को ये आसानी से समझ में आ जाए। तो इसका मकसद रखा गया है सबसे पहले सिंपल, सिंपल यानी SIMPLE, और इसको समझिए एस स्टैंड फॉर द स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, यानी ये सिस्टमेटिक है। आपको जो जिस लैंग्वेज में इसका डिस्कशन नया रूल्स को जिसमें डिस्कशन किया गया वो सिस्टमेटिक है, और सिस्टमेटिक होने की वजह से क्या है, ये ईज़ है। और इस ईज़ का बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस वेरी क्लियरली। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें? NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें? अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है,
प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसको सिंपल कर दिया गया है, सो विल सी दैट सिंप्लिसिटी हियर, और ये इसको सिंपल कर दिया गया। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज मेकिंग इट मोर सिंपल, और ये सिंप्लिसिटी इज द फर्स्ट स्ट्रीमलाइन थिंग्स ओवर द स्ट्रक्चर्ड। पहला यानी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में वन आफ्टर अनदर आप इसको देखेंगे, काम करेंगे इसको, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। यानी एक बिजनेसमैन, अगर बिजनेसमैन भी चाहे तो इस लॉ को समझ सकता है बिजनेस लैंग्वेज में। अब हर छोटी चीज़ों के लिए आपको कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, सीए और सीएस से ज़्यादा कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लैंग्वेजेस आपको आसानी से स्ट्रक्चर्ड वे से एक्सप्लेन किया गया। दूसरा है इंटीग्रेटेड, यानी जो पहले लॉ थे उसमें बहुत सारे कमियां थी। कुछ लॉ तो इतने थे कि नॉन रिलीवेंट लॉज है, इररिलीवेंट लॉज थे, उस इररिलीवेंट रूल्स को हटा दिया गया है। तो हमारे जो अभी इनकम टैक्स 1961 का जो एक्ट है उसके हिसाब से टोटल 819 रूल थे, सेक्शंस और सबसेक्शंस के साथ अलग था। तो 819 रूल्स को एक आम आदमी के लिए याद रखवाना इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट था। तो उसको ईज कर दिया गया है, और इसमें से करीबन 300 के आसपास जो है लॉज को, नॉन रिलीवेंट लॉ जो है, इररिलीवेंट लॉ है, उसको हटा दिया गया। और इसमें जो अभी करेंटली अवेलेबल्स है वो है 536 रूल्स। और इस रूल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको 23 अलग अलग चैप्टर्स में बांट दिया गया है। दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये रूल ठीक उसी पैटर्न में किया गया है जैसे कि जीएसटी के रूल्स को किया गया। जीएसटी में समराइज किया गया था सारे पुराने टैक्सेस को, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हो उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया, टैक्स का जो कास्केटिंग इफेक्ट था वो हटा दिया गया। वैसे ही इसको भी सिंप्लीफाइड कर दिया गया, और सिंप्लीफाइड करके उसको अलग अलग चैप्टर्स में, हर रूल्स को अलग अलग चैप्टर्स में बांट दिया गया। जो आपसे रिलेटेड चैप्टर्स है आपको उतनी ही जानकारी रखनी है, जो दूसरे का है वो दूसरे के बराबर। तो आपको उतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने बिजनेस को करते रहिए, स्मूथली कीजिए और लॉ को एडॉप्ट कर लेंगे आप। तो इसको सिंप्लीफाइड करके अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करने का मकसद है। तो दूसरी इंटीग्रेशन, पहला तो हमने बताया सिंपल, दूसरा मैंने बताया इट इज़ इंटीग्रेटेड कोसाइंस। अब आते हैं नेक्स्ट थिंग। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। ये है मिनिमाइज लेजिस्लेशन, यानी कि जो पहले लिटिगेशंस थे, लिटिगेशंस जो थे उस लिटिगेशंस को यहाँ रिड्यूस कर दिया गया। बहुत सारे लिटिगेशंस थे लॉ में, जैसे कि आपने TDS नहीं डिडक्ट किया तो आपको पेनल्टीज़ भरना पड़ता था। 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पेनल्टीज़ है, नंबर ऑफ डेज़ के हिसाब से इंटरेस्ट है। एक दिन अगर डिले हो गया तो पूरे महीने का इंटरेस्ट देना पड़ता था। या अगर आपने टाइमली अपने इनकम टैक्स को नहीं फाइल किया तो आपको इम्प्रिजनमेंट होता था, जो कि 3 इयर्स का था। मैक्सिमम आपको 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट लेना चाहिए। अब देखो, एक बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो सिंपल मैन है, उसको लॉ नहीं पता है, गलती तो होगी। और जब उससे गलती होगी दोस्त, तो उसको 3 साल की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, या फिर उसको एक बड़ा अमाउंट का 10 लाख से लेके 20 लाख तक का फाइन भरना पड़ेगा। अब ये आम आदमी के लिए जो बिजनेस करता है, खास करके अगर आपका मैं MSME सेक्टर में बिजनेस है, MSME में है, या हम ये स्टार्टअप है, तो हमारे लिए तो सर 20 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होगी। अगर 20 लाख का फाइन हो गया तो मैं तो गया अपने काम से, काम बंद करो। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखा गया कि जो पहले लेजिस्लेशन में जो डिस्प्यूट होते थे उसकी जो कड़ी सी कड़ी सज़ा थी उसको हटा दिया गया। दोस्तों, यहाँ तक हटा दिया गया कि अगर आप लेट मतलब डिले करते हैं फाइलिंग में, डिले करते हैं, डिले इन फाइलिंग रिटर्न्स, तो क्या होता था? मान लीजिए आपका 31 जुलाई का लास्ट डेट है और आपने 31 जुलाई तक अपना रिटर्न प्रीवियस ईयर का नहीं भरा इनकम टैक्स का, तो आप अपने TDS का क्लेम नहीं ले पाते थे, आपको क्लेम नहीं मिलता था। और फाइन पेनल्टीज जो होते थे वो तो अलग था, आप अपने TDS का क्लेम नहीं ले पाते थे, याद कीजिए। तो जब आपको TDS रिफंड भी नहीं मिलता था तो इट वाज अ बिग पनिशमेंट कि अगर मान लो मेरी कोई मिस्टेक है या मुझे याद नहीं रहा उसका लास्ट डेट, और ये किसी तरह से हम लास्ट डेट को क्रॉस कर गए, या अपने काम में इतने बिजनेसमैन के 100 तरह के काम होते हैं, 100 तरह के डिसीजंस होते हैं, वो तो प्रॉपरली रात को एक अच्छी ब्रीथ भी नहीं ले पाता है, अच्छी स्लीप भी नहीं ले पाता है, तो उसको आप पनिशमेंट दे रहे हो इसलिए कि वो एक दिन डिले हो गया। तो इस बात का भी ध्यान रखा गया कि अगर आप डिलेड रिटर्न करेंगे, डिले रिटर्न भरेंगे, तो आपसे सिर्फ वो डिले नंबर ऑफ डेज डिले का जो फाइन है वो लिया जाएगा, लेकिन आपके जो TDS के रिटर्न, TDS जो अमाउंट है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है यहाँ पे गवर्नमेंट की, क्योंकि ये सहूलियत बना रहा है हर उस इंडिविजुअल का जो कि जानबूझ के नहीं, डिलिबरेटली नहीं कर रहा है, अनजाने में उससे ये मिस्टेक हो जा रहा है, डिले हो जाएगा फाइल में, तो उसको वह पनिशमेंट नहीं मिल के उसको TDS का रिफंड मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी सेज मिनिमाइज द लेजिस्लेशन। लॉ को बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट एंड प्रैक्टिकल रखा गया दोस्तों, यानी लेजिस्लेशन को तो मिनिमाइज कर दिया, डिस्प्यूट जो थे वो तो ख़त्म कर दिया, लेकिन ट्राई ये भी किया गया गवर्नमेंट के हिसाब से कि जो लॉ है बिल्कुल ही सिंपल लॉ, यानी इट कैन बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय ईच बिजनेसमैन। तो जो इसका लैंग्वेज हुआ करता था वो लैंग्वेज था लॉ के लैंग्वेज, वो अब कन्वर्ट होके ये बिजनेस लैंग्वेज हो गया। अब इसको बिजनेस लैंग्वेज में दे दिया गया ताकि बिजनेसमैन इसको बड़ी आसानी से ईजिली समझ पाए और इसको फिर सही तरह से अल्टीमेटली यूज़ किसने करना है? बिजनेसमैन ने करना है ना? तो वो बिजनेसमैन इसका मैक्सिमम आउटकम ले सकता है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ प्रैक्टिकल एंड ट्रांसपेरेंसी का भी ध्यान रखा गया। ट्रांसपेरेंसी इन द मैन डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइज किया गया, डिजिटलाइजेशन के साथ आया ये, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि ये डिजिटलाइज कर दिया गया। हर चीज़ आप पोर्टल पे जाओ, जैसे GST का रिटर्न भरते हैं वैसे ही इनकम टैक्स के TDS भी आप पोर्टल में, तो ये ऑटोमेटिक है। आपको एक एनुअल स्टेटमेंट आता है जो
इसको आपको ऑटोमेटेड आपका सारा चीज़ होगा। आप सिर्फ क्लिक, अगर आपको नहीं भी पता है कैसे ITR भरेंगे तो आप उसको क्लिक करके इसको भर लेंगे। तो दैट इज़ ईज, सिंपल और ईज कर दिया गया। तो दोस्तों ये आपको ये सारी चीज़ें बताया, और आ जाइए अब हम आपको बताते हैं। तो इसको सिंपल कर दिया गया, प्रैक्टिकल रखा गया, और यहाँ पे स्कोप दिया है कि यू लर्न दिस एंड उसको अडॉप्ट करो, सीखते जाओ और अडॉप्ट करते जाओ। यहाँ तक कि आपको एक फीडबैक सिस्टम दिया गया, यू विल यूज़ अ फीडबैक सिस्टम। अब ये फीडबैक सिस्टम क्या है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से, यहाँ पे आपको फीडबैक देने की फैसिलिटी है। अगर मान लो आपको लॉ के कुछ चीज़ें नहीं समझ में आया, पसंद नहीं आया, तो आप गवर्नमेंट को फीडबैक देंगे और उस फीडबैक के हिसाब से इसको अपडेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा एनुअल स्टेटमेंट है AIS, और इस AIS में जो मेरा पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विच वाज द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मान लीजिए कुछ कमी रह गई, पहले वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ कमी रही, और वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस था 001 में, उसमें यह कमी रह गई कि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रहा है, जबकि बैंक ने हमारे को उतना इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो यू कैन गिव द फीडबैक टू द गवर्नमेंट, कंसर्निंग अथॉरिटी विल चेक इट, विल कंसर्न विद द बैंक, और उसको चेक करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक ने गलती से डबल इंटरेस्ट उसके लगा दिए या कुछ ऐसा है, डबल लेट फीस। तो वो सारी चीज़ें आप फीडबैक के थ्रू दे सकते हैं, और वो आपका विद इन स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर में अपडेट मिल जाएगा। तो दैट्स ए वंडरफुल वेलकम थिंग। यहाँ पे आप इसको लर्न भी कर सकते हैं और इसके फीचर्स को आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं, लर्निंग एंड अडॉप्टेशन। और इस फॉर्म इसको ध्यान रखा गया कि ये एक इफेक्टिव रिफॉर्म हो ताकि आदमी इसको बड़ी आसान। थैंक यू बीइंग विद अस। आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसा कुछ और भी चीज़ें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज़। थैंक यू, गुड डे।